हेलो, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर उषा शुक्ला, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट 5 में जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानेंगे हम। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी कह देते हैं हम जल्दीबाजी में। और इसमें हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी और लेबिलिटी दो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम। और स्टेबिलिटी में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो मेटल आयन और लिगेंड मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज अगर अधिक है तो कॉम्प्लेक्स की स्थायित्व तो अधिक होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। लिगेंड एक्सचेंज करता है या नहीं करता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स है या इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट डिकम्पोज इजीली, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ये स्पीड पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन स्पीड। और इट अटेन्स स्पीड, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, आइसोमेराइजेशन, रेसिमाइजेशन और ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस या डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो M फॉर मेटल एटम, N+ फॉर मेटल आयन और L फॉर लिगेंड। M+L इज इक्वल टू ML, ML प्रोडक्ट है, M और L रिएक्टेंट है। और रेट कांस्टेंट जब हम निकालेंगे K1 इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ML अपॉन एक्टिव मास ऑफ M इंटू एक्टिव मास ऑफ L। इसी प्रकार से ML+L, ML2 प्लस L, ML3 एक क्रम चलता रहेगा, इसलिए MLn-1 + L इज इक्वल टू MLn। और K1, K2, K3, K4 निकालते जाएंगे रेट कांस्टेंट, तो कॉमन रूप से हो जाएगा Kn इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ MLn अपॉन एक्टिव मास ऑफ MLn-1 इंटू एक्टिव मास ऑफ L। K1, K2, K3, K4 डैश 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 जितना लेना है ले सकते हैं। Kn इसको हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहेंगे। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए सिंबल है बीटा और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए Kn। बीटा n इज इक्वल टू K1, K2, K3, K4, K5 डैश 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 कर दीजिए। और Kn बॉन्ड एनर्जी, ये मेटल एटम की, मेटल आयन की गैसियस स्टेट और ये लिगेंड की गैसियस स्टेट, ये आपस में कंबाइन होते हैं और MlN+G ये प्रोडक्ट बनता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए निकेल सेकेंड आयन और अमोनिया का यहाँ रिएक्शन देखा गया है। ये दोनों कंबाइन होकर के निकिल अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एमीन निकिल सेकेंड आयन NiNH3 2+, फिर NiNH3 2+ प्लस NH3 NiNH3 NH3 ट्वाइस 2+, फिर NH3 4 NiNH3 4 2+, 5 2+, इस प्रकार से सीधे NiNH3 5 प्लस NH3 NiNH3 6 2+, हेक्साएमीन निकिल सेकेंड आयन बनाया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी मैं, तो उसमें दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया गया है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में आउटर डी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और आउटर डी मीन्स dxy और dyz ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन पार्टिसिपेट करते हैं। ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा और इसमें चेंज बहुत फास्ट होता है, रैपिडली ड्यू टू वीकनेस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की दुर्बलता के कारण चेंज बहुत फास्ट होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। इनर डी का dx² y² और dz² ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लेबाइल और इनर्ट दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इफ 1d ऑर्बिटल ऑफ T2g इज एम्प्टी, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम थर्ड, टाइटेनियम सेकेंड, तो ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।
और इनर्ट कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल हैविंग एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। डी ऑर्बिटल के T2G सेट में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे क्रोमियम 3, मैंगनीज 4 इसके एग्जाम्पल हैं। फिर यहाँ हम देख रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और बीच में देख रहे हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो गया। तो ये Ml6 4 लिगेंड 4 कॉर्नर से, और एक अपवर्ड डायरेक्शन से और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है, और ये एक नया लिगेंड जो कि इसमें एंटर होने जा रहा है, इनकमिंग लिगेंड या एंटरिंग लिगेंड कह सकते हैं विथ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लेबाइल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। Ml6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस नंबर ऑफ लिगेंड 6, 1 empty D of T2G to form thermodynamic to form transition state। देख रहे हैं कि ये 6 लिगेंड जैसा थे वैसे ही है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, और उसके बाद इसमें से एक लिगेंड एंटर कर जाएगा, और इस प्रकार से ये Ml6X है, और इस प्रकार से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल है, और फिर एक लिगेंड इसमें से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और Ml5X बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ आते हैं हम शुरू में, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 6 लिगेंड है, और यहाँ देख रहे हैं 6 लिगेंड तो है, लेकिन 5 लिगेंड एक जैसे हैं जो पहले से थे, और एक लिगेंड को हटाकर एक नया लिगेंड आ गया है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 लिगेंड बाय अदर लिगेंड। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का 6 रहेगा, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रहेगा, ये अनस्टेबल होगी। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने S1 डिसोसिएशन और SN2 डिसोसिएशन पर ध्यान आकर्षित किया। यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें ये 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप स्लो होगा और सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए यूनिमॉलिकुलर, और सेकंड स्टेप काफ़ी फास्ट होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप को मानेंगे, और SN2 ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फाइनली फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिमेट्री इज लोवर्ड, देयरफॉर डिक्रीज इन CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। Ml6 दो प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा इसको समझाया जा सकता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। एक Ml6 से स्क्वायर पिरामिडल बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा 5, और SN1 मैकेनिज्म के द्वारा समझा जाएगा स्ट्रक्चर को। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही जब बीच की स्टेट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, ये एग्जांपल देखिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगा, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रहेगा, इसको SN2 मैकेनिज्म से समझेंगे। EA फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। बासोलो और पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट किया, और Ml6 बनते समय अगर लार्ज लॉस इन CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की अधिक क्षय होता है, तो कॉम्प्लेक्स की लीस्ट लेबाइल होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर लिटिल आर नो लॉस इन CFSE, तब कॉम्प्लेक्स CFSE और लेबाइल रिएक्ट रैपिडली, और ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। इसमें HSC एंड LSC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दोनों प्रकार के रहेंगे। D0 D1 D2 रिएक्ट रैपिडली, और ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अकॉर्डिंग टू VBT D3 to D6 ये इनर्ट होंगे, और ये यहाँ देखिए ये स्क्वायर पिरामिडल है, और ये इनर्ट SN1 या SN2 मैकेनिज्म के द्वारा इसको बताया जाएगा, ये स्पिन पेयर्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक मेटल आयन और कुछ लिगेंड होते हैं,
तो जाहिर बात है कि मेटल और लिगेंड प्रभावित करेंगे, इसके अलावा अदर फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर नंबर 1, नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन में फिर बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास। मेटल आयन में स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान मेटल आयन के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात रेडियस स्मॉल होगा तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान अधिक होगा। और ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेटल आयन पर उपस्थित चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस रेशियो या फाई, जिसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन 4 फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान इंक्रीज होगा। क्लास ए मेटल और क्लास ए लिगेंड अगर कंबाइन करते हैं, HSAB प्रिंसिपल को यहाँ ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस कंबाइन हो या सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस कंबाइन होंगे तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और अगर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस कर दिया जाए या सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस को कंबाइन किया जाए तो कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल। इस प्रकार से ये नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन नेचर ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड के पास बेसिक कैरेक्टर अधिक होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अधिक होगी। मोर बेसिक कैरेक्टर देन ऑफ लिगेंड, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। डायपोल मोमेंट और पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी तो कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। पाई बॉन्डिंग इंक्रीज इन बल्कि, पाई बॉन्डिंग इंक्रीज इन, तो तब क्या होगा कि स्टेबिलिटी अधिक होगी। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर में हम देखेंगे कि अगर बल्कि डोनर एटम है तो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड वीक हो जाता है और इस प्रकार से ये स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। ये MEN थ्राइस बना हुआ है, ये स्टेबल है क्योंकि एथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 CH2 NH2 और ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये देखिए इसको पूरा स्पेस मिल रहा है, कहीं भी ये आपस में कोलिजन नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूल, और ये अधिक स्टेबल होगा। और जब इसी एथिलीन डाइएमीन में एक NH2 ग्रुप में दो मेथिल ग्रुप लगा दिया जाए तो टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमीन लिगेंड बन जाएगा और ये लेस स्टेबल होगा एथिलीन डाइएमीन की तुलना में, एथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स की तुलना में, क्योंकि इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बहुत सारे एटम हो जाएंगे जो आपस में कोलिजन करते हैं। थर्ड वन, चीलेट इफेक्ट। चीलेट क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो मेटल एटम से कम 2 जगह से घिरे रहते हैं उनको चीलेट लिगेंड कहते हैं और एक क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर चीलेट लिगेंड है तो और वो जब मेटल के साथ ओवरलैपिंग करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसको हम चीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चीलेट कॉम्प्लेक्स में अगर चीलेट का रिंग साइज 5 या 6 मेंबर्ड है तो ये सबसे अधिक स्टेबल होगा और 3 मेंबर्ड चीलेट सबसे कम स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेन अधिक होता है। मोर नंबर ऑफ चिलेट रिंग कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। अगर चिलेट रिंग की संख्या बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि एक चिलेट कम से कम 2 जगह से बॉन्डेड होगा मेटल आयन से। ट्राइडेंटेड है 3 जगह भी हो सकता है, पॉलीडेंटेड भी हो सकता है। टेम्पलेट इफेक्ट, टेम्पलेट इफेक्ट में देखेंगे कि मेटल आयन के चारों ओर एक लार्ज साइकिल बना लेते हैं, जैसे डाइबेंजो 18 क्राउन 6 कॉम्प्लेक्स ऑफ पोटेशियम। ये देखिए यहाँ बनाया गया है, ये पोटेशियम एटम है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम है, ये एक क्राउन बनाते हैं क्रीक, और ये 2 बेंजो ग्रुप है तो डाइबेंजो। और यहाँ से आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा करते करते आइए तो देखेंगे 18 होगा। तो डाइबेंजो 18 क्राउन 6 और ये यहाँ NCS बना हुआ है, आइसोथायोसाइनेटोन लिगेंड, और इस प्रकार से ये एक लार्ज साइकिल बनाता है। ये टेम्पलेट इफेक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी मीन्स होता है डिसऑर्डर इन सिस्टम। तो अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डिसऑर्डर अधिक होगा तो एंट्रोपी अधिक होगी, और एंट्रोपी अधिक होगी
तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। CONH3 3 प्लस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन डाइएमीन NH2CH2 CH2NH2। तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड है COEN थ्राइस 3 प्लस प्लस 6 NH3। और ये देखिए COEN थ्राइस 3 प्लस, इसमें 1 एथिलीन एमीन मोनोडेंटेड हो जाएगा बाद में। ये देखिए यहाँ बनाया गया है, एंट्रोपी इफेक्ट यहाँ बनाया गया है। ये मेटल आयन NH2CH2 CH2NH2 1 2 और 3 मॉलिक्यूल दोनों जगह से जुड़े हैं, तो ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिए कि ये जैसा था वैसा ही है, ये जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये लिगेंड यहाँ जो दो बाइडेंटेड था यहाँ मोनोडेंटेड हो गया है, मतलब एक NH2 मेटल एटम से बॉन्डेड है और दूसरा NH2 मेटल एटम से बॉन्डेड नहीं है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है और इसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये बाद में फिर से रीफॉर्म कर सकता है, बॉन्ड को रीफॉर्म कर सकता है, जबकि यहाँ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड में ऐसा संभव नहीं है। अमोनिया की जगह एथिलीन डाइएमीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट अगर पहले टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल स्क्वायर प्लेनर सभी में देख चुके हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी जो है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन और फ्री एनर्जी चेंज इसके अंतर्गत आएगा। देन है काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम देखेंगे लेबिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने आपस में कितने लिगेंड एक्सचेंज हो सकते हैं, उनकी क्या क्षमता है। और लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले जान चुके हैं, उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। टॉबे ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर स्टडी की और ग्रे और लैंगफोर्ड ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टडी की। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेंज होगी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगी और ये इसकी इनर्टनेस बढ़ेगी, और जब इनर्टनेस बढ़ेगी तो लेबिलिटी कम होगी। चार्ज इंक्रीजेस, अगर मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा तो लेबिलिटी कम होगी। रेडाई ऑफ मेटल एटम, अगर बड़ा मेटल आयन हो, मेटल एटम होगा साइज में, तो उसकी रिएक्शन रेट अधिक होगी। अगर चार्ज टू रेडियस रेशियो वैल्यू, मोर रेडियस रेशियो वैल्यू, तो रिएक्शन स्लो होगी। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्टेड फास्ट एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तुलना में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स फास्ट रैपिड रिएक्ट करेंगे। और स्क्वायर प्लेनर के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट होगा जब भी होगा नेक्स्ट वीडियो, कल होगा जहाँ तक क्लास, तो उसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे और उसमें भी 2 पार्ट में है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।